जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आर्मीनिया के साथ भारत की डिफेंस डील होना कोई आम बात नहीं है। दरअसल ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी एक बड़ी बात है और भारतीय हथियारों की क्षमता के लिए भी एक बड़ी बात मानी जाती है। अक्सर ये खबर तो हमारे सामने आती है कि हम आर्मीनिया को कौन कौन से हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये खबर नहीं आती कि कितनी संख्या में हम आर्मीनिया को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सिप्री जो है वो पूरी नजर रखता है। सिप्री की तरफ से ये रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है कि आर्मीनिया ने भारत से आकाश एयर डिफेंस लॉन्चर की लगभग 15 यूनिटें और एडवांस आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की 400 यूनिटें खरीदी हैं। मतलब साफ है कि इस खरीद से आर्मीनिया अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को आधुनिक बनाने का काम कर रहा है। आकाश 1S मिसाइल सिस्टम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक एडवांस वेरिएंट है। यहाँ पर दोस्तों आकाश 1S जिसमें कि एक स्वदेशी सीकर लगाया गया है जो हवाई खतरों से निपटने में इसकी सटीकता और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। और इस सिस्टम का काफी कठोर परीक्षण भी किया गया और ये परीक्षण सफल रहे। और आकाश 1S को कई लक्ष्यों के खिलाफ लगभग 5 बार फायर किया, जहां इसने अपनी सटीकता को भी प्रदर्शित किया है। और जब से दोस्तों आर्मीनिया ने भारतीय हथियारों को खरीदा है, तब से आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल जो अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग है उसे लेकर ज्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। मतलब साफ है कि अजरबैजान को इस बात का खतरा हो चुका है किस तरीके से कैसे वो इन भारतीय हथियारों का मुकाबला कर सके। और अगर यहाँ पर दोस्तों भारतीय हथियार अजरबैजान पर भारी पड़ गए, जो भी देश अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं उनकी भी यहाँ पर एक बड़ी बेइज्जती होगी। भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अब भारत को अपने स्वदेशी हथियारों की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, क्योंकि भविष्य में होने वाला कोई भी संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इस चीज के लिए हमें तैयार रहना होगा कि आने वाले समय में जो कोई भी जंग होती है तो वो कई सालों तक चल सकती है। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का नाम भी साफ तौर पर लिया, क्योंकि ये दोनों ही देश एक सस्टेन्ड और लो इंटेंसिटी वाले जो युद्ध है उन्हें कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा कि ये जंग अब अपने तीसरे वर्ष में आ चुकी है और जिस तरीके से एमुनेशन की कमी हो रही है, ऐसे में न केवल रशिया इससे बच पा रहा है बल्कि इवन यूक्रेन को एक बड़ा संकट झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों एयर चीफ मार्शल का ये जो बयान है वो इस तरफ इशारा भी कर रहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि अगर हमने बाहरी जो सप्लायर्स हैं उन पर निर्भरता बनाए रखी तो जंग की स्थिति में हमें एक बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है। भारतीय वायुसेना सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, राफेल और LCA तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। लेकिन इनमें से कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके कंपोनेंट्स के लिए हम अभी भी विदेशों पर निर्भर, जैसे कि रशिया और फ्रांस। लेकिन इन सभी एयरक्राफ्ट में अगर भारत के खुद के हथियार और सब सिस्टम लग जाते हैं तो नो डाउट हमें इन विदेशियों पर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ लंबे समय तक चलने वाली किसी भी जंग में भारतीय वायुसेना अपना प्रभुत्व जमा सकती है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनके JF-17 ब्लॉक 3 में लगा जो ISR रडार है उसकी वजह से उनकी PL-15 जो कि चाइना ने उनको दिया हुआ है सब कुछ, उनकी क्षमता कम हो जाती है। एक रिपोर्ट बताती है कि ब्लॉक 3 वेरिएंट में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे यानी कि ISR रडार है उसकी रेंज कम है, जिसकी वजह से PL-15 और PL-17 जैसी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है। PL-15 के बारे में कहा जाता है कि इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और PL-17 की रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स उन्होंने पता कि उनके इस फाइटर जेट की रडार की जो सीमाएं हैं वो लिमिटेड है, तो ऐसे में वो स्वीडिश साप 2000 एरिया अवाक्स विमानों पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों अवाक्स और फाइटर जेट के बीच कनेक्शन टूटता है तब इनके फाइटर जेट को एक बड़ी चुनौती मिल जाएगी। और JF-17 ब्लॉक 3 के रडार रेंज की ये खबर तब सामने आई है जब भारतीय वायुसेना अपने आप को तेजी से आधुनिक बना रही है। उदाहरण के लिए इंडियन एयरफोर्स का राफेल और सुखोई 30 MKI जैसा फाइटर जेट जो कि इस कमी का एक बड़ा फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। इन दोनों ही फाइटर जेट में एक ताकतवर ISA और मैकेनिकली स्कैन रडार लगाए गए हैं जो कि लंबी दूरी पर अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और मिट्योर और R-77 जैसी मिसाइलों से एक बड़ा जवाब दे सकते हैं दुश्मनों को। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग क्षमताएं भी काफी ज्यादा बड़ी हैं, खासकर की इजरायली फाल्कॉन अवाक्स और स्वदेशी नेत्रा अवाक्स प्लेटफॉर्म के जरिए, जिससे कि भारत किसी भी तरीके की जंग की स्थिति में पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी बढ़त हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों रक्षा सचिव RK सिंह और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल SP धारकर की अगुवाई वाली एक समिति
अब अगले महीने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाली है, यानी प्रस्तुत करेगी कि कैसे एएमसीए परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी हासिल की जा सके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एएमसीए के लिए जो भी डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर है वो अकेले एएमसीए के डेवलपमेंट की समय सीमा को कम नहीं कर सकते हैं। बाकायदा इसके लिए भारत को इसमें अधिक पैसा लगाना होगा। इस परियोजना को और ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई सीमित परियोजना इस प्रोग्राम को स्पीड नहीं दे सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और एक अच्छे अप्रोच डेफिनेटली इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है। वहीं दोस्तों, ग्रीड बॉट के ज्यूस हिटमैन अनमैन ग्राउंड व्हीकल ने फायरिंग रेंज में अपना नो कॉस्ट नो कमिटमेंट ट्रायल पूरा कर लिया है। बता दें कि इसमें आउटडोर के लिए लेवल 5 ऑटोनॉमी है और इसमें माउंटेड कताना रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग रोल्स के लिए किया जा सकता है। बता दें कि ये वाहन लक्ष्यों के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग और फायरिंग भी कर सकता है। वहीं दोस्तों, नौसेना और हमारे तटरक्षक बल को टॉप क्वालिटी वॉरशिप देने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने 3 मार्च 2025 को 2 प्लेटफॉर्म के कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल्स, जिन्हें की CST कहा जाता है, उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिन युद्धपोतों ने यानी कि जिन वॉरशिप्स ने अपने CST पूरे किए हैं उनमें हिमगिरी और एंड्रॉथ हैं। हिमगिरी एक एडवांस फ्रिगेट है जो कि नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC के द्वारा बनाए जा रहे 3 ऐसे प्लेटफॉर्म की श्रृंखला में पहला है। वहीं एंड्रॉथ शिपयार्ड में तैयार हो रहा 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में यानी कि सीरीज में दूसरा है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल्स होते हैं उसे निर्माण का फाइनल चरण माना जाता है, जब किसी युद्धपोत की समुद्री योग्यता का परीक्षण किया जाता है, जहां पर स्पीड, उसकी मैनुअलिटी और जहाज पर लगे उपकरणों के परफॉर्मेंस जैसे कई कारकों की जांच की जाती है। वहीं भारतीय नौसेना के राफेल मरीन फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी जो कह रही थी कि 2027 से राफेल मरीन की डिलीवरी भारत को होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब नई रिपोर्ट बताती है कि इनकी डिलीवरी 2029 से शुरू हो सकती है। साथ ही भारत को फ्रांस की तरफ से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं की जा रही है, क्योंकि वो इस डील का हिस्सा भी नहीं है। और इस तरीके का एग्रीमेंट इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत की फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहेगी इन फाइटर जेट्स के अपग्रेड्स और मेंटेनेंस को लेकर। वहीं दोस्तों, भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है और भारत इसे जापान के सहयोग से तैयार करेगा। इस बारे में इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने कहा है, चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर ले जाएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।